Hello students, so this is a brand new class for all the students of class 10th and today I am going to teach you geography. I am starting with geography. There are 4 books: geography, history, political science and economics, but I am starting with geography and slowly and gradually we will just move to all the books and we will go through all the lessons of all the books which are very important for your board examination. We have already lost 3 or 4 months and we are not at the right pace of getting education or providing education due to coronavirus. Our country is going through a very critical situation, but now we have to just keep ourselves strong and this is the way I'm going to convey you and I hope you will like it. आपको पसंद आएगा। आप इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं क्लास 10th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पहला लेसन आपके लिए लेके आया हूँ और वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। हर एक वस्तु जो हमारे वातावरण में पाई जाती है जिसका इस्तेमाल हम अपने जरूरतों को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करने के लिए करते हैं वो रिसोर्स कहलाती है। इतनी डेफिनेशन आपने 6-7 8 में पढ़ी है, लेकिन एज यू आर इन क्लास 9th, अब क्लास 9th में है तो उस डेफिनेशन की और गहराई में आपको जाना जरूरी है। और उसकी गहराई क्या है? केवल इतना काफ़ी नहीं है कि वो चीज़ आपकी ज़रूरत को संतुष्ट करे, इसके अलावा और भी चीज़ होनी चाहिए। अगर वो रिसोर्स जो है प्रोवाइडेड यानी कि यदि टेक्नोलॉजिकली मतलब तकनीकी रूप से एक्सेसिबल यानी कि आपके पास क्या हो, सुलभ हो। तकनीकी रूप से क्या मतलब आसानी से आपको मिल जाए। एक्सेस मतलब आपको मिल जाए। तकनीकी रूप से टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि वो आपको पहुंचा दे उस रिसोर्स को। अब आप जैसे आप सिल्क का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, कॉटन का भी कर लेते हैं, लेकिन क्या आप यूरेनियम का इस्तेमाल जानते हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसको डेवलप करने के लिए हर जगह टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश नहीं है, वो स्पेशल है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर एक्सेसिबल है यानी हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि वो रिसोर्स हमारे तक सुलभ रूप से आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिकली फीजिबल यानी कि आर्थिक रूप से फीजिबल का मतलब होता है सस्ता होना चाहिए। अगर बहुत महंगा, जैसे डायमंड आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, चीनी अफोर्ड कर सकते हैं आप, या एक लोहे की पिन खरीद सकते हैं, सेफ्टी पिन खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आप जो है हर एक रिसोर्स सस्ता है आपके लिए? नहीं है। तो वही रिसोर्स जो सस्ता हो तभी तो आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा, सस्ता होगा तभी तो आप ले पाएंगे, यानी कि आर्थिक रूप से सस्ता हो। एंड कल्चरली, और कल्चरली का मतलब होता है सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत हो, यानी कि लोग उस चीज़ को, जैसे बहुत सी ऐसी परंपराएं होती हैं वेस्टर्न चीज़ें हैं उनको हम नहीं अपनाते, कुछ चीज़ों को हमने अपनाया है। ठीक है, तो ऐसा संसाधन होना चाहिए। जैसे बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे वन होते हैं लोग फैक्ट्रियाँ नहीं लगने देते। क्यों नहीं लगने देते? क्योंकि फैक्ट्री लगेगी तो पेड़ को काटा जाएगा, किसानों की ज़मीन बर्बाद होगी। तो उनकी जो संस्कृति है, किसानों की जो संस्कृति चली आ रही परंपरा, पेड़ों को लगाना, पेड़ों को हरा भरा रखना, पानी देना, अगर वहाँ पे फिर कोई डैम लगाए या फिर वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाए तो हम मना करते हैं, क्योंकि ये सांस्कृतिक रूप से हमें स्वीकृत नहीं है। समझ में आ रही है बात? कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कि आपकी जो संस्कृति है उसके अनुसार आप उस संसाधन को, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तभी तो उसका उपयोग करेंगे। तो कुल मिला के हम परिभाषा बनाएंगे, व्हाट इज अ रिसोर्स? रिसोर्स इज एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स बट रैदर देन डैट, लेकिन उसके अलावा इट मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि तकनीक ऐसी होनी चाहिए कि हमको आसानी से मिल जाए। इकोनॉमिकली फीजिबल यानी कि आर्थिक रूप से पैसा इतना सस्ता होना चाहिए आर्थिक रूप से। अर्थ माने पैसा, अर्थ माने इकोनॉमिक्स बना अर्थ। ठीक है, अर्थव्यवस्था हमारी, अर्थ का मतलब होता है पैसा। इतना पैसा हो कि उसके अनुसार सस्ता हो और सांस्कृतिक रूप से हमारा जो समाज है उस चीज़ को स्वीकार करे, तब जाके वो रिसोर्स कहलाएगा। बात समझ में नहीं? हमारी ज़रूरत को भी पूरा करे, तकनीकी रूप से सुलभ हो पाने के लिए, इसके अलावा आर्थिक रूप से सस्ता हो और सांस्कृतिक रूप से हमें स्वीकृत हो, तब जाके वो क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं रिसोर्स यानी कि संसाधन। बात समझ में आ रही है?
हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू। आप कमेंट करेंगे इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो और यू आर गोइंग टू वॉच, प्लीज शेयर दिस वीडियो as much you can so that all the students can take benefit of it. Please answer one question: who is known as the father of geography and why he is known as the father of geography? जियोग्राफी के भूगोल के जनक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट में मुझे बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या है, ठीक है, इंसान का भौतिक वातावरण से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हमारा इंसान जो होते हैं, यानी कि इंसान वो भौतिक वातावरण का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लैंड, एयर, वाटर जो भी होता है ये हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट भौतिक वातावरण में आता है। तो इसको इस्तेमाल कौन करता है? इंसान। उन चीज़ों को वो किसकी सहायता से इस्तेमाल करता है? तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से उपयोग करता है। और उसका उपयोग करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपने लैंड से कॉटन लिया, अगर उस कॉटन को बनाने के लिए आपके पास कॉटन गिन होना चाहिए, तकनीक होनी चाहिए। कॉटन गिन कहाँ लगा हुआ? कौन सी इंस्टीट्यूशन में? यानी कि कॉटन फैक्ट्री। और ये सारे काम, इन चीज़ों को कौन जोड़ रहा है? इंसान। यानी कि हर एक चीज़ किससे जुड़ी होती है? इंसान से। इंसान ही क्या करता है? फिजिकल एनवायरनमेंट से उस रिसोर्स को लाता है टेक्नोलॉजी के अनुसार। जैसे कॉटन को बनाने के लिए कॉटन गिन मशीन चाहिए, कॉटन गिन का इस्तेमाल करके कॉटन फैक्ट्री में और कपड़े बनाता है। तो देखिए इंसान जुड़ा है फिजिकल एनवायरनमेंट से, भौतिक वातावरण जिसमें आता है हवा, पानी, ठीक है, तकनीक और इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इतना क्लियर है? आगे हम पढ़ेंगे। ये है रिलेशन। रिलेशन हम शो कर रहे हैं कि रिसोर्स का आपस में कैसे संबंध होता है। आगे हम देखेंगे। सॉरी फॉर द टाइम लैप्स, आई वाज जस्ट एडजस्टिंग द कैमरा। अब हम पढ़ेंगे कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधन की श्रेणी के बारे में, ठीक है। तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है? मूल रूप से उनका मूल क्या है, यानी कि उत्पत्ति क्या है, कहाँ से उनका उद्भव हुआ है, ठीक है। उसके आधार पे होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक, अबायोटिक, जैविक या अजैविक संसाधन जो होते हैं, ठीक है ना। बायोटिक यानी कि जो जीवन से बने हुए हैं। देखो बायोटिक रिसोर्स मतलब समझ लो लिविंग थिंग, ठीक है, ऐसे रिसोर्स जो हमें सजीवों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। थिंग्स कंपोज्ड ऑफ लाइफ, जैसे कि पेड़ पौधे या इंसान जब सड़ जाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये हमें कैसे मिलता है, कैसे बनता है? ये उत्पत्ति का आधार क्या है? पेड़ पौधे या बनी हुई चीज़ें बहुत हजारों करोड़ों साल तक जब दब जाती हैं तब जाके इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। थिंग्स कंपोज ऑफ लाइफ, ऐसी चीजें, ऐसे संसाधन जो जीवन से बने हैं या जीवन से जुड़े हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है ना। आप कोल सोचेंगे, कोल तो नॉन लिविंग थिंग हो गया, लेकिन कोल बना कैसे, हमको ये देखना है। वो बायोटिक रिसोर्स क्यों है? क्योंकि वो बना है किससे? जब पेड़ की स्टेम्स जो होते हैं हजारों करोड़ साल तक दब जाते हैं नीचे भूमि में, तो वही डीके होकर, सड़ करके, ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाते हैं? कोल बन जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो निर्जीव, अब नॉन लिविंग थिंग्स मतलब समझ लीजिए अबायोटिक, ठीक है। थिंग्स नॉट कंपोज लाइफ, जो जीवन से नहीं बने, जैसे कि मान लीजिए जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है। अब मेटल्स को ले लीजिए, धातुओं को, जितनी भी धातुएं हैं वो जीवन से नहीं बनी हुई है, उनका एग्जिस्टेंस जो है अपने आप है, वो रॉक से बनी होती है,
ओके। मतलब बायोटिक जो है ऐसा रिसोर्स जो जीवन से जुड़ा है, क्योंकि अगर इंसान पेड़ पौधे जब मरते हैं या दब जाते हैं ज़मीन के अंदर तो वही ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाते हैं, वही ऑयल बन जाता है, वही ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू ट्रांसफॉर्म। अब बायोटिक रिसोर्स क्या है, जिसका जीवन से कोई संबंध नहीं है, वो चीज़ें जो जीवन से कोई संबंध नहीं रखती, मेटल्स हो गए, रॉक्स हो गए, ठीक है ना, पत्थर हो गए, जिनका जीवन से संबंध नहीं है, किसी जीवित चीज़ से वो नहीं बनी है, ठीक है। तो ये मूल आधार पर यानी कि उद्भव के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है निर्वातनीयता। निर्वातनीयता का मतलब होता है, जैसे एग्जॉस्ट का मतलब होता है नष्ट हो जाना, ठीक है ना। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। एग्जॉस्ट माने थक जाना भी होता है या नष्ट हो जाना, उसको निर्वातनीयता कहते हैं। उसके आधार पर है रिन्यूएबल एंड नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जिनको आप कम समय में ही फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप किस तरीके से, किसी फिजिकल यानी कि भौतिक तरीके से, केमिकल यानी कि रासायनिक तरीके से, या मैकेनिकल यानी किसी मशीन का यांत्रिक तरीके से, किसी यांत्रिक क्रिया से, भौतिक क्रिया से, रासायनिक क्रिया से जिन चीज़ों को फिर से वापस हासिल किया जा सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे किस में आ जाएंगे, बायोटिक रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाएंगे, जिनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन नॉट बी रिन्यूड शॉर्टली टेक्स। अब नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको रिन्यू करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियन ईयर्स लगते हैं, तो उनको अब इतनी जल्दी शॉर्ट टाइम में कैन नॉट रिन्यू, नवीकरणीय नहीं है, यानी कि गैर नवीकरणीय है, इनको बहुत ज़्यादा समय लगता है नया होने के लिए। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस, तो इसको बनने में कितने साल लगते हैं, हजारों साल, करोड़ों साल। अब है ओनरशिप, स्वामित्व। स्वामित्व मतलब हक किसका है, हक के आधार पर। अब इंडिविजुअल मतलब होता है जो किसी एक व्यक्ति से, इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल है, मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, आप भी हैं, हर एक व्यक्ति, एवरी पर्सन इज एन इंडिविजुअल। अब आपके पास क्या क्या साधन हो सकता है पर्सनली, आपका हाउस हो सकता है, आपकी ऑफिस हो सकती है, आपका लैंड हो सकता है, समझ में आ रही है बात। तो ये सारे रिसोर्स जो हो जाएंगे वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएंगे, यानी कि निजी संसाधन है, इंडिविजुअल है, आपके अपने हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है सांप्रदायिक। जैसे आपके गांव होगा तो गांव का अपना एक खेल का मैदान होगा, अपना एक बाजार होगा, अपना एक अस्पताल होगा, ठीक है, अपना एक कब्रगाह होगा, ब्यूरियल ग्राउंड होगा। तो पूरे गांव की जमीन जो किसी एक की नहीं है बल्कि सरकारी है या पूरे गांव की है, ऐसे जमीन को आप कम्युनिटी रिसोर्स कहेंगे। बात समझ में आ रही है आपको। नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। समुंदर में चारों तरफ समंदर, जिस देश में समंदर है, अगर आप जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया में अगर आप दूरी कितनी तय करते हैं, हर तरफ कितनी दूरी, 19.2 इतनी दूरी तक अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर का जो रिसोर्स है, वाटर है, उसके अंदर जितनी भी फिश है, जो कुछ भी है, सारे मटेरियल हैं, और प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम अक्सर समंदर में पाए जाते हैं, वो सब कुछ जो है नेशनल रिसोर्स होता है, यानी कि देश का संसाधन होता है। हर एक देश के कितने नॉटिक माइल तक, 12 नॉटिक माइल, ये समुद्री इकाई है मापने की समुद्री दूरी को, इसका 12 नॉटिक माइल का मतलब होता है 19.2 किलोमीटर। उतनी दूर तक की जितने भी रिसोर्स हैं वो, उसका हक किसका होता है, देश का होता है। बात समझ में आ रही है आपको। समंदर में इतनी दूरी के अंदर जितना भी रिसोर्स होगा उसे हम नेशनल रिसोर्स कहेंगे। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, जिस पे किसी भी देश का हक नहीं है, अगर आप उसको यूटिलाइज करना है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी होगी या देशों के बीच समझौता होना पड़ेगा। बियॉन्ड 200 किलोमीटर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब जो बाहर हो, ठीक है ना, जो सीमा रेखा से बाहर, उसे आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक जोन मतलब आर्थिक क्षेत्र।
जो एक्सक्लूसिव हो यानी कि अलग हो। 200 किलोमीटर तक समंदर के बाहर की जो जितनी भी संसाधन होते हैं वो उस पर किसी का हक नहीं होता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं यानी कि पूरे वर्ल्ड के हैं, उस पर केवल एक देश का हक नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? अब आते हैं विकास के स्तर के आधार पर। स्टेटस माने होता है स्तर, ठीक है। पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता, यानी कि किसी भी संसाधन में कितनी क्षमता है, ठीक है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? आरक्षित, आरक्षित। रिजर्व का मतलब क्या होता है? आरक्षित। स्टॉक का मतलब होता है भंडार, और डेवलप्ड मतलब होता है विकसित। तो विकास का स्तर क्या है, यानी कौन सा रिसोर्स कितनी दूरी तक विकसित हो गया है कि उसका इस्तेमाल हम कर पाए। तो इस आधार पे 4 प्रकार के रिसोर्स होते हैं आपके, ठीक है। डेवलप्ड, रिजर्व, स्टॉक, ठीक है, एंड पोटेंशियल। अब पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्स क्या होगा? टेक प्रेजेंट। टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक, यानी कि उसको उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी है, यानी कि टेक्नोलॉजी है उसके लिए। कैन बी यूज, उसका उपयोग कर भी सकते हैं। कैन बी यूज मतलब उसका उपयोग कर सकते हैं बट नॉट इन यूज, लेकिन उसका उपयोग करना, जैसे कि सोलर एनर्जी, इन राजस्थान। राजस्थान में जैसे पूरा जानते हैं आप डेजर्ट है, और वहाँ पर सन की रेज जो होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर की होती है, उसका उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हर एक जगह पर अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अभी शुरुआत हुई है लेकिन उसका उपयोग पूरी ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी भी है, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए बचाने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा भंडार है, लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। यानी कि जिस पूरी क्षमता है उपयोग होने की, लेकिन उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। रिजर्व क्या होता है? टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। ऐसे रिसोर्स जिनका उपयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, और उसका इस्तेमाल हम कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ को बचा के रख रहे हैं क्योंकि भविष्य के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको सतत विकास कहते हैं। जैसे कि वन हो गए, फॉरेस्ट हमें बचाना है, हमें डैम बचाना है, हमें वाटर बचाना है, या एयर को क्लीन रखना है। तो ये सारे एयर जितने भी रिसोर्स हैं ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके रिजर्व। इसको हम भंडार करके रख रहे हैं, ठीक है ना, पानी को, वन को, ताकि आने वाला जो वंश है, आने वाले जो लोग हैं उसका इस्तेमाल कर सके। क्या है? फॉरेस्ट, डैम, एयर, क्लीन एयर, हवा साफ होनी चाहिए, ठीक है। स्टॉक क्या होता है? टेक्नोलॉजी नॉट अवेलेबल। स्टॉक और रिजर्व में क्या अंतर है? तीनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्स वो है, टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। रिजर्व क्या है? जिसकी टेक्नोलॉजी है और इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन कुछ बचा के हम भविष्य के लिए रख रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका रिजर्व। स्टॉक क्या है? जिस ऐसा रिसोर्स जो है, जैसे कि हिमालय की पहाड़ों में कितने सारे मिनरल्स होंगे, ठीक है, मिनरल्स पाए जाते होंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक पत्थरों में खोदने के लिए वो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? स्टॉक माने जो भंडार करके रखा गया है, लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। डेवलप्ड और एक्चुअल मतलब वो रिसोर्स जो वास्तविक रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जैसे कोयला इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोलियम इस्तेमाल हो रहा है, या फिर आपका एयर इस्तेमाल हो रहा है, मेटल्स इस्तेमाल हो रहा है, मिनरल्स इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जिनको क्या किया गया है? सर्वे। जिनका सर्वेड मतलब सर्वेक्षण, यानी कि पूरा पता लगाया जा चुका है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे, सर्वे हो चुका है। क्वान्टिफाइड, और उनकी मात्रा कितनी मौजूद है पूरी दुनिया में। क्वान्टिफाइड मतलब मात्रा को ज्ञात करना। ऐसे रिसोर्स जिनकी मात्रा कितनी है वो भी मालूम है, सर्वेक्षण भी हो चुका है, और उसका इस्तेमाल भी पूरी तरीके से हो रहा है। ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे? डेवलप्ड। एक्चुअल जितने भी रिसोर्स आज इस्तेमाल हो रहे हैं हम देख सकते हैं, ठीक है। सीमेंट, ओके,
and minerals, all the petroleum, natural gas, all these things. Sorry, petroleum gas is there could be many sources of petroleum and natural gas, so we cannot categorize them, उनको हम नहीं डाल सकते, लेकिन हम डेवलप में ले सकते हैं मिनरल्स को, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर लैंड का इस्तेमाल, लैंड के बारे में पूरी तरह पता है, तो ऐसा रिसोर्स जो होता है वो डेवलप हो जाएगा और डेवलप कर रहा है। बात समझ में आ रही है? सो आप इसको रिवाइज करेंगे। गुड लक, कीप स्टडिंग, वी ऑल आर लर्नर्स, थैंक यू।